Dear students, Assalamu alaikum. Today in this lecture we will discuss the genetics of cancer. Okay, by reading the term the genetics of cancer, what comes to your mind? The genetics of cancer का मीनिंग ये है कि जेनेटिक्स मीन्स के कौन से जीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं कैंसर में और आर दे इनहेरिटेबल और नॉट. कैंसर मीन्स के अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के जब सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, सेल साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाता है और सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होकर कोई ना कोई ट्यूमर बना देते हैं तो उसको कैंसर कहते हैं. उसमें जो है वो बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे पाथवेज इन्वॉल्व हैं और वो हम ये देखेंगे कि आया जो है कैंसर वो इनहेरिटेबल है या नहीं. डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स होते हैं, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. किसी भी ऑर्गन का कैंसर हो सकता है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी. फॉर एग्जांपल ब्लैडर कैंसर, दैट इज सार्कोमा. सार्कोमा इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर. यहाँ पे लिखा हुआ है बोन कैंसर. देन किडनी कैंसर, यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर. देन इज अ यूट्राइन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेगल कैंसर, स्टमक कैंसर, टेस्टिक्यूलर कैंसर, लंग कैंसर, मेलानोमा, ब्रेन कैंसर, pancreatic cancer, and then is the thyroid cancer, that is colon cancer, cervical cancer, ovarian cancer, prostate cancer, liver cancer, lymphoma, childhood cancer. So there are many types of cancer. कि हम देखते हैं कि जब भी कोई डिजीज़ होती है तो वो किसी न किसी प्रोटीन या किसी न किसी एंजाइम के मेल फंक्शन की वजह से होती है, या उसकी ओवर एक्सप्रेशन की या ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती है, या उसके लेस प्रोडक्शन की वजह से होती है. तो वो प्रोटीन्स को हम देखते हैं कि डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है एमआरएनए में, और एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन्स बना रहे हैं. तो प्रॉब्लम अगर प्रोटीन्स में है तो इट मीन्स के जो है रूट प्रॉब्लम जो है वो डीएनए में किसी बेस सीक्वेंस में हो सकता है, या उसमें कोई डिलीशन हो गई डीएनए के किसी पार्ट में, या उसमें कोई ट्रांसलोकेशन हो गई, या डीएनए को किसी रीज़न से कोई डैमेज हो गया, या किसी भी रीज़न से जो है वो डीएनए में इंसर्शन हो या डिलीशन हो, ट्रांसलोकेशन हो, कोई भी रीज़न हो डीएनए में डैमेज होगा तो अल्टीमेटली जो है वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस होगी उसमें कोई ना कोई इशू होगा. या तो वो प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी या कम प्रोड्यूस हो रही होगी, या कोई ना कोई एंजाइम है. एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं तो वो किसी पाथवे में इन्वॉल्व हैं. तो पाथवे का जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेट्स से कि पाथवे के जो स्टेप है जो एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, या उसके एक स्टेप में फर्स्ट स्टेप में जो है एंजाइम इन्वॉल्व है तो वो फर्स्ट स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप में नहीं चेंज होगा, और इस तरह से वो पूरा पाथवे जो है वो रुक जाएगा और कैंसर होगा. तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा होता है. बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. अल्टीमेटली जीन्स ही इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी डिजीज़ में जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और कैंसर के केस में भी बहुत सारे जीन्स हैं इन्वॉल्व हैं. सो वी विल सी व्हाट आर द जीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दी कॉजिंग ऑफ कैंसर. Okay, here they have given the questions. Can you answer these questions? What is the leading cause of death in Western countries? How many people will experience a diagnosis of cancer in his or her lifetime? Approximately how many people die of cancer in the US each year? What research has taught us? Cancer is a genetic disease at the somatic cell level, characterized by the presence of gene products derived from mutated or abnormally expressed genes. कि अगर जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए और यू कैन से एबनॉर्मली एक्सप्रेस जीन्स के जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, कि जीन से जो है वो प्रोटीन्स बन रही हैं, जो जीन्स एक्सप्रेस होकर प्रोटीन्स बना रही हैं उनमें कोई चेंजेस आ जाए तो उसकी वजह से कैंसर होता है. लीड्स टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स. उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है. नेचर में जो है हर चीज़ का एक बैलेंस होता है. नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस है, सेल की ग्रोथ और सेल की डेथ के बीच में एक बैलेंस है. जितने सेल्स बन रहे होते हैं, ओल्डर सेल्स जो हैं या आपकी जो डैमेज सेल्स हैं वो डाई भी हो रहे होते हैं, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, जो कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ है. वो एक नेचुरल फिनोमिनन है हमारी बॉडी के अंदर. वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हो रहा है कि जो सेल्स हैं बॉडी को लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है वो डाई हो जाएंगे. जो ओल्ड सेल्स हैं, रन आउट सेल्स हैं, वो डाई हो जाएंगे. अगर किसी सेल में डैमेज है तो बॉडी सबसे पहले उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वो डैमेज बहुत बड़ा है और बॉडी को लगता है कि वो उसको रिपेयर नहीं कर सकती तो उसको बॉडी जो है उस सेल पे ज़्यादा रिसोर्सेज अपने वेस्ट नहीं करेगी और उस सेल की प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, वो हो जाएगी.
तो इन सिंपलर वर्ड्स वी कैन से कि सेल में जो बॉडी में जो है वो ग्रोथ ऑफ द सेल्स और जो डेथ ऑफ द सेल्स है उसके बीच में एक बैलेंस है। लेकिन अगर वो बैलेंस ब्रेक हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, ग्रोथ ऑफ द सेल्स ज़्यादा हो जाए, डेथ ऑफ द सेल्स जो है वो कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे बॉडी में, वो इमॉर्टल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल्स। Cancer is a genetic disease at the level of somatic cells. Okay, what is cancer? I have told you and you already know that what is cancer. Cancer predominantly occurs in somatic cells. Only about 1% are associated with germline mutations. It means okay, हमें पता है कि बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं जर्मलाइन सेल्स। ठीक है, तो दी सेल्स अदर देन दी जर्मलाइन सेल्स आर दी सोमैटिक सेल्स। कैंसर ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स में होता है, लेकिन जर्मलाइन सेल्स में भी होता है म्यूटेशन, बट ओनली अबाउट 1% ऑफ द कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद द जर्मलाइन म्यूटेशंस। Okay, now there are 2 fundamental properties of the cancer cells. एबनॉर्मल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, दैट इज़ प्रोलिफरेशन, के सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि नॉर्मली एक सेल को 2 में डिवाइड होना है, 2 से 4 में, 4 से 8 में, लेकिन ये इनकी इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगी कि ये क्लम्प ऑफ सेल्स बन जाएंगे, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगी एंड डिवीजन, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिफेक्ट्स इन नॉर्मल रिस्ट्रेंट्स दैट कीप सेल्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड इन्वेडिंग अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब सेल साइकिल होता है, G1 फेज से जब सेल ने S फेज में जाना होता है, तो उस पर कुछ रिस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ इसमें ऐसे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि आया सेल को G1 फेज से S फेज में जाना चाहिए। अगर उस सेल की ज़रूरत नहीं है तो G1 फेज से S फेज में वो नहीं जाएगा। S फेज होती है जो सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज होती है, जिसमें DNA बनता है। देन S फेज से G2 फेज में सेल को जाना है, तो वहाँ पे भी चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे रिस्ट्रेंट्स हैं जो चेक करते हैं कि आया सेल को S फेज से G2 फेज में जाना चाहिए या नहीं। तो अगर सेल को नहीं जाना चाहिए तो वो सेल को S फेज से G2 फेज में नहीं जाने देंगे। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है, डिफेक्ट्स इन द नॉर्मल रिस्ट्रेंट्स, के वो जो रिस्ट्रेंट्स हैं, वो जो चेक पॉइंट्स हैं, वो जो प्रोटीन्स हैं, वो जो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि सेल को अगली फेज में जाना चाहिए या नहीं, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ये कंट्रोल नहीं रख सकते, वो ये चेक नहीं रख सकते कि सेल को अगली फेज में जाना चाहिए या नहीं, और सेल जो है वो अगली फेज में जाते जाते हैं, G1 से S, S से G2, G2 से आके डिवीजन फेज, और डिवीजन फेज से दोबारा और फिर सेल्स बनते जाते हैं, नए सेल्स बनते जाते हैं। तो सेल्स जो नए बनते जाते हैं और स्प्रेड होते जाते हैं और बॉडी के अदर पार्ट्स में जो है वो इन्वेड होते जाते हैं। Then okay, we know there are 2 types of tumors. One is benign and the other is malignant. Benign tumors क्या होते हैं? Okay, here you can see normal tissue cells. And then is the connective tissue capsule and the abnormal cells. Benign growth ये होती है कि अगर एक बॉडी के एक ऑर्गन में या एक पार्ट में ट्यूमर सेल्स बने हैं या कैंसर सेल्स बने हैं, लेट्स से कि लीवर में जो है वो कैंसर सेल्स बने, वो लीवर में बने हैं और वो लीवर में ही रहें, दे आर बिनाइन, मीन्स वो लोकलाइज्ड होते हैं, जिस जगह पे बनते हैं उसी जगह पे रहते हैं, दे आर लोकलाइज्ड। देन इसकी मैलिग्नेंट ह्यूमर, मैलिग्नेंट ह्यूमर क्या होता है, अगर वो बॉडी के एक पार्ट में कैंसर सेल बने और लेट्स से कि अगर वो लीवर में बना है, देन ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो बॉडी के किसी और पार्ट में चला जाए, वहाँ पे इन्वेट कर जाए, देन वहाँ से ब्लड के ज़रिए किसी और पार्ट में चला जाए और वहाँ पे जाके इन्वेट कर ले, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ह्यूमर। Here they have shown the normal cells, normal tissue cells, and then they have shown the cancerous cells। और एक सेल्स जो है वो कैंसरस, उसके बाद सारे सेल्स जो हैं वहाँ पे पूरा एक जो है वो कैंसरस सेल्स का क्लम्प बन गया। Benign not cancer tumor cells grow only locally, means वो localized होते हैं and cannot spread by invasion और metastasis। वो ब्लड के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए इन्वेड नहीं हो सकते, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हो सकते, जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स इन्वेड नेबरिंग टिश्यूज, वो बॉडी के एक सेल में बने हैं, एक टिश्यू में बने हैं, तो वहाँ से इन्वेड होके वो बॉडी के नेबरिंग टिश्यूज में चले जाएंगे, एंटर ब्लड वेजल्स, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे एंड मेटास्टेसाइज
टू डिफरेंट साइड्स। मेटास्टेसिस हो जाती है उनकी। मेटास्टेसिस का मीनिंग ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बॉडी के एक ऑर्गन में बने हो, एक टिश्यू में बने हो, लेट से वो लीवर में बने, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए और बॉडी के किसी और पार्ट में जाके इन्वेड हो जाए, स्प्रेड हो जाए, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर इज क्लोनल, इट कम्स फ्रॉम वन ओरिजिनल सेल, मैनी रिजल्ट फ्रॉम रेसिप्रोकल क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, फॉर एग्जाम्पल बर्किट्स लिम्फोमा। क्योंकि बर्किट्स लिम्फोमा क्या है, ये कैंसर की टाइप है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है ये। और ये बर्किट्स जो हैं ये एक फिजिशियन या सर्जन का नेम था, तो उसकी बेस पे इसको बर्किट्स लिम्फोमा कहा जाता है। ये किस वजह से होता है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन की वजह से। ओके, वी हैव सीन के क्रोमोसोम में जो है वो चेंजेस आ सकती हैं। वो चेंजेस जो हैं वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं और वो चेंजेस जो हैं वो न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन्स के डीएनए का कोई पार्ट जो है वो डिलीट हो सकता है, डीएनए का कोई पार्ट जो है वो उसमें इंसर्शन हो सकती है या उसमें ऐड हो सकता है, या डीएनए के किसी पार्ट में ट्रांसलोकेशन हो सकती है। ट्रांसलोकेशन क्या होती है, एक क्रोमोसोम का पार्ट किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाए, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन कि वो अपनी लोकेशन से किसी और लोकेशन पे जाके लग जाए। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन मीन्स क्रोमोसोम का पार्ट, एक क्रोमोसोम का पार्ट किसी और क्रोमोसोम पे जाके लग जाए, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। उसकी वजह से जो कैंसर होता है वो है बर्किट्स लिम्फोमा। ओके, अब ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनमें ट्रांसलोकेशन होती है, ये क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 के बीच में ट्रांसलोकेशन। बर्किट्स लिम्फोमा में क्या होता है, लिम्फोमा मीन्स ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कैंसर है। और बर्किट्स जो है वो सर्जन, किसी एक सर्जन का नेम है। तो बर्किट्स लिम्फोमा में क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 शो किए गए हैं। क्रोमोसोम नंबर 8 का जो टीलोमियर के पास पोर्शन है वो अटैच हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 14 पे। वो जो पोर्शन है वो उस पर जीन है मिक जीन। इट मीन्स कि जो मिक जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 8 से ट्रांसलोकेट होके क्रोमोसोम नंबर 14 पे चली जाएगी। अब मिक जीन जो है इसके पास एक रेड कलर का पोर्शन शो किया गया है, और मिक जीन जो है ये जब 8 क्रोमोसोम में प्रेजेंट थी तो ये रेगुलेटेड थी। रेगुलेटेड मीन्स कि इसका एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड था और रेगुलेटेड था। लेकिन जब वो जाके क्रोमोसोम नंबर 14 पे अटैच हुई तो उसके पास जो जीन है दैट इज़ IgH। IgH मीन्स इस पे इम्यूनोग्लोबुलिन की जीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन की जो जीन है वो कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो रही है, मीन्स कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो रही है। उसका एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि बॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जब मिक जीन इसके पास आके अटैच होगी तो मिक जीन का भी रेगुलेशन जो है वो लूज़ हो जाएगा, उसका इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा। तो मिक जीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होगी। अब रेगुलेशन होगी उसकी, मीन्स उसकी मिक जीन जो है उसको की प्रोडक्शन ओवर रेगुलेटेड हो जाएगी या अप रेगुलेटेड हो जाएगी। यहाँ पे शो किया गया है कि 8Q-, Q- का मतलब यह है कि जब ट्रांसलोकेशन होती है, जिस क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होता है उसको माइनस से हम शो कर देते हैं, और जहाँ पे वो आके अटैच होता है उसको हम प्लस से शो कर देते हैं। सो 14Q+। बर्किट्स लिम्फोमा टी शो कर रहा है ट्रांसलोकेशन हुई है, 8 शो कर रहा है कि 8 क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो ब्रेक हुआ है, और 14 शो कर रहा है कि 14 पे वो अटैच हुआ है। यहाँ हमारा कंसर्न ये है कि मिक जीन का जब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है तो मिक जीन बहुत सारी तरह के पाथवेज में इन्वॉल्व है। ठीक है, मिक जो है ये एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 15% ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन्स। तो अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसका यहाँ ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा, तो उसकी वजह से गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन की वजह से कैंसर हो रहा है। Okay, now students, here we will discuss about X chromosome inactivation. ये एक बहुत important concept है. So let's get started. When we read the term X chromosome inactivation, what comes to your mind? Okay, firstly we will discuss about X chromosome inactivation क्योंकि ये एक separate concept है, and then we will see how it is related with the cancer. You can also see the X chromosome inactivation in Miller and Harley, and I will also share some helping material with you, and for better concepts you can also watch the animations and the videos, the links which I have shared.
Now, X chromosome inactivation. X chromosome inactivation is also known as Lyon's hypothesis. इसको Lyon's hypothesis भी कहा जाता है because Lyon is the name of the scientist who has given this concept of the X chromosome inactivation. मैं आपके साथ एक पेपर भी शेयर करूंगी जो लायंस ने जब ये hypothesis दिया और उनका जो पेपर नेचर में पब्लिश हुआ था, I will share that with you. Okay, now X chromosome inactivation is also known as dosage compensation. तो इसके 3 नाम हैं. एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी इसको कहा जाता है, इसको लायंस हाइपोथेसिस भी कहा जाता है और इसको डोजेज कंपेंसेशन भी कहा जाता है. ओके, व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, बाय द एंड यू विल गेट एन आइडिया व्हाई इट इज नोन एज डोजेज कंपेंसेशन. Now, coming towards X chromosome inactivation, when we read the term X chromosome inactivation, what comes to our mind is, yes, it means that the X chromosome is inactivated. Now we have to see why the X chromosome will inactivate. We know that in the case of human beings, there are this X chromosome in the case of female is XX, and this X chromosome in the case of male is XY. Okay, this is showing that there are 2 X chromosomes in the case of females and there is 1 X chromosome in the case of male. We know that any chromosome, like chromosomes are made up of DNA. DNA is transcribed into RNA and RNA is translated into proteins. So if there are 2 X chromosomes, it can we can guess that double the amount of protein will be produced in the female cells. But there is 1 X chromosome in case of males. This is showing that the half the amount of protein is produced in the case of males. जब हम कहते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स में, इट मीन्स के जब वो ट्रांसक्राइब होगा आरएनए में और देन प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होगा तो डबल प्रोटीन बनेगी फीमेल के केस में. और हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, इट मीन्स के फीमेल में डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन रही है. बट दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज नेचर में जो है, नेचर डज नॉट वांट टू वेस्ट द रिसोर्सेज. नेचर में जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जिस फिनोमिनन की ज़रूरत नहीं होती, दैट नेवर हैपन्स. सो होता क्या है कि फीमेल्स के केस में 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है. वी नो that females they are having 2 X chromosomes, so 1 X chromosome is inherited from the father and the other X chromosome is inherited from the mother. We have seen these things when we were discussing the sex linked inheritance. Now when 1 X chromosome is coming from father, the other X chromosome is coming from mother. अब उसमें से 1 X chromosome जो है उसने इनएक्टिव होना है. That X chromosome can be the one which is inherited from father and that X chromosome can be the one which is inherited from the mother. कि अब जो 1 X chromosome इनएक्टिव होना है, हो सकता है कि वो X chromosome वो है जो फादर से इनहेरिट किया गया है, या हो सकता है कि वो X chromosome वो है जो मदर से इनहेरिट किया गया है. मीन्स कि ये रैंडम चांस है. ये ज़रूरी नहीं है कि फादर से आया हुआ X chromosome इनएक्टिव होगा या मदर से आया हुआ X chromosome इनएक्टिव होगा. In some cells, the X chromosome which is inactivated is the one which is inherited from the father. In other cells, the X chromosome which is inactivated is the one which is inherited from the mother. Okay, now we will here take the example of a tortoise shell cat. They are also known as calico cat. ये मिलर एंड हार्ले में भी आपको जो एग्जांपल मिलेगी वो टोर्टोइस शेल कैट की मिलेगी. हियर वी आर डिस्कसिंग विद द एग्जांपल ऑफ टोर्टोइस शेल कैट दैट इज आल्सो नोन एज द कैलिको कैट. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट. अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने शो किए हैं कि एक्स विद द ऑरेंज अलील, कि यहाँ पे जो ऑरेंज से एक्स क्रोमोसोम बना होगा, इट मीन्स कि वो एक्स क्रोमोसोम है जिस पे ऑरेंज कलर की अलील है. जो कैलिको कैट्स हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोट कलर की जीन्स होती हैं. एक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ सेक्स लिंक्ड जीन्स नहीं होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पे ऐसी जीन्स भी होती हैं जो अदर फिनोटाइप्स के लिए होती हैं. सो एक्स क्रोमोसोम जो यहाँ पे ऑरेंज से शो किया गया, इट मीन्स ये वो एक्स क्रोमोसोम है दैट इज फॉर दी ऑरेंज कलर को, ऑरेंज कोट कलर. ठीक है, और जो अगर ब्लैक कलर है यहाँ पे शो किया गया क्रोमोसोम का, ओके, इफ यू कैन सी द लेजर कर्सर, ये तो एक्स विद द ब्लैक अलील. दिस इज शोइंग दैट द एक्स क्रोमोसोम विद द ब्लैक अलील. ओके, अगर एक्स क्रोमोसोम पे ब्लैक कोट कलर की अलील है तो उसको ब्लैक कलर से उस एक्स क्रोमोसोम को शो किया गया है. अगर एक्स क्रोमोसोम को ग्रे से शो किया गया है, इट मीन्स दैट इज फॉर दी
इनएक्टिवेटेड एक्स। मीन्स अगर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो गया, कोई सा भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो गया तो उसको ग्रे कलर से शो किया गया है। नाउ वन सेल एम्ब्रियो से हम स्टार्ट करते हैं। वन सेल एम्ब्रियो, ओके, देन नाउ वी नो दैट व्हेन द स्पर्म यूनाइट्स विद द एग एंड अ जाइगोट इज फॉर्म्ड, और जाइगोट के बाद जो जब वो वन सेल स्टेज पे होता है, तो हम वन सेल स्टेज पे उसको देख रहे हैं, तो उसमें देयर आर टू एक्स क्रोमोसोम्स, वन इज विद द वन कम्स फ्रॉम द मदर, अदर कम्स फ्रॉम द फादर, और एक पे जो है वो ऑरेंज कलर की अलील है और एक पे जो है वो ब्लैक कलर की अलील है। इट मीन्स कि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एरो के बाद जब 4 सेल्स बन रहे हैं, तो 4 सेल्स में जो है आप देख सकते हैं कि इसी तरह से उन चारों 4 सेल्स में ये वो हेटेरोजाइगोट होंगे, और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ऑरेंज अलील वाला होगा और एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ब्लैक अलील वाला होगा। बट देन when the, okay, here they have written multicellular embryo, कि जब वन सेल एम्ब्रियो में माइटोसिस हुई और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो से बन गया, देन what will happen, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन विल अकर। हम आप देख सकते हैं ये जो आगे ये चारों सेल्स हैं, दीज 4 सेल्स, व्हेन इन द फर्स्ट सेल व्हाट हैपन कि जो ऑरेंज कलर का ऑरेंज अलील वाला एक्स क्रोमोसोम था वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, सेकंड जो क्रोमोसोम है उसमें ब्लैक क्रोमोसोम वाला जो ब्लैक अलील वाला जो एक्स क्रोमोसोम था वो इनएक्टिव हो गया। देन जो थर्ड सेल है उसमें भी ब्लैक अलील वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिव हो गया। देन जो नीचे फोर्थ सेल है उसमें ऑरेंज अलील वाला एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो गया। मीन्स ये एक रैंडम चांस है कि कुछ सेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ दैट वाज कैरिंग दी अलील फॉर दी ऑरेंज कलर, और कुछ सेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ दैट वाज कैरिंग दी अलील फॉर दी ब्लैक कलर। ओके, देन एरो के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लोन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेड इन स्किन, के जहाँ पे ऑरेंज कलर वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ, इट मीन्स कि वो ब्लैक वाला एक्टिव रहा। जब जिस सेल में ब्लैक वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव है वहाँ पे जो कोड कलर है दैट इज ब्लैक। देन हियर यू कैन सी जहाँ पे ऑरेंज वाला एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है वहाँ पे जो स्किन का कलर है दैट इज ऑरेंज। जहाँ पे यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि इस सेल में एक्स क्रोमोसोम जो एक्टिव है दैट इज कैरिंग द जीन फॉर द ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे भी जो स्किन या कोट कलर है दैट इज ऑरेंज। देन जिस सेल में ब्लैक कलर वाला एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है दैट इज द ब्लैक, दैट इज कैरिंग द कोट कलर फॉर ब्लैक। Okay, so now this concept is clear to us. Now here we will see the male and the female. We know that the males, they are having X and Y. So if the male, now the males they are having X and Y, अगर उस मेल में जो X क्रोमोसोम है that is for the orange color, that is orange coat color, या उसमें जो अलील है वो ऑरेंज कलर के लिए है, so definitely वही अलील जो है वो एक्सप्रेस होगी क्योंकि उसका कोई काउंटर पार्ट मेल में नहीं है। देन आप अगेन देख सकते हैं मेल्स में एक्स एंड वाई, तो अगर उस मेल में ब्लैक कलर की अलील है क्योंकि उसका और कोई काउंटर पार्ट नहीं है, तो वो ही ब्लैक कलर की अलील जो है वो एक्सप्रेस होगी और ब्लैक कलर की मेल कैट होगी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फीमेल, अब अगर हम फीमेल को देखें तो उसमें अगर एक्स एंड एक्स होमोजाइगस है ब्लैक के लिए, तो डेफिनेटली इसमें जो कैट है वो ब्लैक कलर की होगी। यहाँ आप देख सकते हैं क्रोमोसोम को लिखा हुआ है एक्स और उसके सुपरस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है मीन्स फॉर द ब्लैक कलर, और एक जो क्रोमोसोम इनएक्टिव होगी उसको यू की शेप में इस तरह से लिखा हुआ है। ये यू की शेप में इस तरह से जिस हम एक्स क्रोमोसोम को लिखते हैं ये शो कर रहा होता है कि वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो गया है। बट इन होमोसाइगस कंडीशन इट विल नॉट ब्रिंग एनी इफेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं आगे एक्स एंड एक्स जो कि ऑरेंज कलर के लिए है, तो आगे जो एक एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिव भी हो गया इवन देन द कैट विल बी ऑफ ऑरेंज कलर। नाउ एक्सट्रीम राइट पे हम देखते हैं जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है और यहाँ पे एक ऑरेंज कलर के लिए एक क्रोमोसोम ऐसा है जिस पे ऑरेंज कलर के लिए अलील है और एक क्रोमोसोम ऐसा है जिस पे ब्लैक कलर के लिए अलील है। अब ये रैंडम चांस है एक सेल में ऐसा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया है जो कि ऑरेंज कलर की अलील के लिए था और सिर्फ वो क्रोमोसोम एक्टिव रह गया है जो कि ब्लैक कलर की अलील के लिए था। तो इस केस में जो सेल्स होंगे उस कैट के वो ब्लैक कलर के होंगे। ओके ना, दिस वन। देन यहाँ पे अगर आप देखें अगला जो सेल है उसमें
दिस वन, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो गया जो कि ब्लैक कलर की एलील थी जिसमें, और सिर्फ वो एक्स क्रोमोसोम एक्टिव रह गया जिसमें ऑरेंज कलर की एलील थी। तो वो सेल्स जो हैं उनका कोड कलर वो ब्लू हो, सॉरी ये ऑरेंज होगा। सो ऐसी कैट्स जिनके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है उनके कुछ सेल्स में ऐसा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा जो कि ब्लैक कलर के लिए है, और कुछ सेल्स में ऐसा एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होगा जो कि ऑरेंज कलर के लिए है। इसलिए उन कैट्स को आप देखें तो उनमें उनका पैटर्न ऐसे मोजाइक पैटर्न होता है कि उनका कलर जो है वो ऑरेंज और ब्लैक होता है। सो यहाँ पे ये ऑरेंज ड्रॉ किया गया है, लेकिन जो नेचर में हम देखते हैं वो येलो होता है, थोड़ा येलोइश ऑरेंज होता है या ऑरेंज येलो होता है, वो प्योर इस तरह का ऑरेंज नहीं होता। लेकिन कंसेप्ट इसमें यही है। एंड कैलिको कैट्स जो हैं दे आर ऑलवेज फीमेल्स, क्योंकि कैलिको कैट जो हैं वो बनती ही, उनकी जो कोट कलर है वो बनती ही सिर्फ तब है जब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होती है, और एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन सिर्फ फीमेल्स में होती है। तो कैलिको कैट्स जो होती हैं दे आर ऑलवेज फीमेल। आई थिंक दैट नाउ आई हैव मेड इट क्लियर टू यू पीपल दैट व्हाट इज एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि अगर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में कोई इशू हो, मीन्स एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन सही से ना हो सके मोलिक्यूलर लेवल पे, या इसमें कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो जाए, तो इसके जो है वो, इससे बहुत सारी जो है वो डिजीजेस भी अक्कर हो सकती हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में भी इस तरह से हो सकता है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होना है या किसी भी जीन ने जब इनएक्टिव होना है या साइलेंस होना है, उसके लिए डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए एपिजेनेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि नॉर्मली सेल्स में प्रोसेस। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे ये कैलिको कैट शो की गई हैं जिसका जीनोटाइप जो है दैट इज एक्स कैपिटल ओ, दैट इज फॉर दी ऑरेंज कलर, और यहाँ पे एक्स स्मॉल ओ शो किया गया है फॉर दी ब्लैक कलर। ये आप अपनी ईज के लिए इसको कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। कहीं पे एक्स ओ होता है फॉर दी ऑरेंज कलर और एक्स बी लिखा होता है फॉर दी ब्लैक कलर। ओके, नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑरेंज पैच कब होगा और ब्लैक पैच कब होगा। ऑरेंज पैच जो है कोट कलर में ऑरेंज पैच तब होगा व्हेन एक्स विद दी ऑरेंज अलील दैट इज एक्स ओ इज एक्टिव, के वो एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है जिसपे ऑरेंज कोट कलर की अलील है। जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है जिसपे ब्लैक कलर की अलील है वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स विद दी ब्लैक अलील एक्स स्मॉल ओ कंपैक्टेड इनटू बार बॉडी। जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिसको बार बॉडी कहते हैं। देन ब्लैक पैच कब होगा, व्हेन एक्स विद दी ऑरेंज अलील एक्स ओ एक्स कैपिटल ओ कंपैक्टेड इनटू बार बॉडी, एक्स विद दी ब्लैक अलील एक्स स्मॉल ओ इज एक्टिव। ब्लैक पैच तब होगा जब जो एक्स क्रोमोसोम जिसपे ब्लैक कलर की अलील है वो एक्टिव होगा, और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है जिसपे ऑरेंज कलर की अलील है वो इनएक्टिव होके बार बॉडी बन जाएगा। अगेन हियर यू कैन सी कैलिको कैट। यहाँ पे कैलिको कैट में आप देख सकते हैं, यहाँ पहले जीनोटाइप्स दिए हुए हैं एक्स कैपिटल ओ एंड वाई। एक्स कैपिटल ओ एंड वाई, ये जो है एक्स कैपिटल ओ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर के लिए इन्होंने शो किया है। तो क्रोमोसोम इन दी सेल्स जो है उसमें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होंगे। एक्स क्रोमोसोम पे जो भी अलील है दैट विल एक्सप्रेस। तो एक्स क्रोमोसोम पे ब्लैक कलर की अलील है तो वो जो मेल्स हैं दे विल बी ब्लैक। देन नेक्स्ट देखते हैं एक्स ओ वाई, जो एक्स जो है दिस वन एक्स विद दी ऑरेंज जीन एंड वाई। तो ये क्योंकि एक्स पे जो जीन है वो ऑरेंज कलर के लिए है, सो द कैट्स विल बी ऑफ दी ऑरेंज कलर, दे विल बी मेल। देन हम देखते हैं एक्स एंड एक्स मीन्स फीमेल है, होमोजाइगस इसमें कंडीशन है, दोनों ब्लैक कलर की जीन्स हैं। एक एक्स क्रोमोसोम जो है अलील्स हैं, तो एक एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिव हो भी गया देन इवन दी कलर विल बी ब्लैक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स ओ एंड एक्स ओ जो कि ऑरेंज कलर के लिए है। एक एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिव हो भी गया तो इवन देन जो कलर है वो ऑरेंज होगा बिकॉज ये होमोजाइगस है। लेकिन आगे हम हेट्रोजाइगस कंडीशन देखते हैं जिसमें एक अलील जो है दैट इज फॉर दी ऑरेंज कलर, दूसरी अलील जो है दैट इज फॉर दी ब्लैक कलर। तो इसमें कुछ सेल्स में ऐसा एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा जिसमें ब्लैक कलर की अलील है, और तो उन सेल्स का कलर ऑरेंज होगा, और कुछ सेल्स जो हैं उसमें वो अलील इनएक्टिव हो जाएगी जो जिसपे ऑरेंज कलर की अलील है, तो उन सेल्स का कलर जो है वो ब्लैक होगा। तो इसलिए ये जो है ये कैट्स ये मोज़ेक होंगी, इनमें कुछ सेल्स जो हैं वो ऐसे ये एम्ब्रियो में ये प्रोसेस जो है सारा ये एम्ब्रियो में हो रहा होता है, और उसके बाद ये जितनी भी आगे
फर्दर सेल डिविजन्स होंगी टिल एडल्ट, वो सेल्स जिस सेल में एम्ब्रियो में पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, आगे फर्दर सेल डिविजन्स में दैट सेल विल रिमेंबर कि हमेशा उसको वही एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रखना है। जिस एक्स क्रोमोसोम में मैटर्नल वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया, दैट सेल विल रिमेंबर कि आगे फर्दर सेल डिविजन्स में उसको वही मैटर्नल वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव रखना है। इस तरह से ये मोज़ेक पैटर्न होता है कि कैट्स में कुछ सेल्स जो हैं उनमें ब्लैक कलर जो है वो इनएक्टिव हो गया तो ऑरेंज कलर के कोट कलर हो गया, और कुछ सेल्स में जो है वो ऑरेंज वाला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया तो ब्लैक कलर हो गया उन सेल्स में, और ये इस तरह के पैचेस होते हैं ऑफ द ब्लैक एंड ऑरेंज। नाउ हियर यू कैन अगेन सी दी कैलिको कैट। यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्ली एम्ब्रियो में एक्स क्रोमोसोम्स शो किए गए हैं। वन इज हैविंग द एलील फॉर द ऑरेंज फर, अदर इज हैविंग द एलील फॉर द ब्लैक फर। नाउ व्हेन द सेल डिवीजन विल अकर एंड देन द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन विल अकर, आप देख सकते हैं 2 सेल्स शो किए गए हैं। एक सेल वो है जिसमें जो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम है उस पर ऑरेंज एलील है, तो उसमें जो दूसरा जिस पे ब्लैक एलील वाला है वो उसमें इनएक्टिव हो गया है। दूसरा आप वो सेल देख सकते हैं जिसमें जो एक्टिव एक्स क्रोमोसोम है उस पे ब्लैक एलील है, दिस वन, और उसमें जो ऑरेंज वाला है वो इनएक्टिव हो गया है। ये 2 सेल पॉपुलेशन इन एडल्ट कैट कि जब वो एम्ब्रियो 2 सेल स्टेज पे था वहाँ पे ये फिनोमिनन जो है हो गया। आगे फर्दर जितनी भी सेल डिविजन्स होंगी उन सारी सेल डिविजन्स में दैट सेल विल रिमेंबर कि किस में ऑरेंज वाला जो है वो एक्टिव रहना है और किस में जो है वो ब्लैक वाला जो है वो एक्टिव रहना है, और कौन से वाला जो है वो इनएक्टिव होना है। उसके रिजल्ट में आप देख सकते हैं कैलिको कैट कि उसके कुछ सेल्स जो हैं कोट कलर में दे आर ऑरेंज और कुछ सेल्स जो हैं दे आर ब्लैक। आई थिंक नाउ द फिनोमिनन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इज क्लियर टू यू। मैंने आगे कुछ लिंक्स भी अटैच किए, आप जब उनको देखेंगे इट विल फर्दर बिकम क्लियर टू यू। लेकिन हम यहाँ पे ये इसको कैंसर जेनेटिक्स में क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, के मोलिकुलर लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मिस्टेक हो गई है कोई सेल में, डीएनए मिथाइलेशन जो कि कंट्रोल कर रही होती है कौन सी जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होंगी, कौन सी हैं जो साइलेंट रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम है या किसी भी रीज़न से एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट नहीं हो सका, उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा क्योंकि डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे, या वो डबल द अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स हो सकता है कि वो डबल अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उसके रिजल्ट में आपका वही प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जीन एक्सप्रेशन में, वही प्रोटीन्स जो हैं वो आगे या इन्वॉल्व हैं कंट्रोलिंग ऑफ द सेल डिवीजन में, या हो सकता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, तो उसके रिजल्ट में डिजीजेस हो सकती हैं जैसे कि कैंसर भी हो सकता है। Okay, now here defects in the X chromosome inactivation process can lead to cancer, कि अगर X chromosome inactivation में कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसमें बहुत सारे फिनोमिनन इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है दी BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर। BRCA1 एक जीन होती है दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन उसको सप्रेस करने के लिए कि वो जीन एक्सप्रेस ना हो, BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है ताकि BRCA1 जीन एक्सप्रेस ना हो, मीन्स उसके एंटी एक जीन होती है दैट इज BRCA1 tumor suppressor. But BRCA1 tumor suppressor is thought to have a key role in X chromosome inactivation, and it has been proposed that loss of this function contributes to the development of cancer। कि अगर BRCA1 tumor suppressor जीन सही से फंक्शन नहीं कर रही, इट मीन्स कि फिर X chromosome inactivation नहीं होगी, क्योंकि BRCA1 tumor suppressor जीन जो है वो साथ में X chromosome जहाँ वो BRCA1 ट्यूमर बनने से रोक रही है सॉरी जहाँ वो BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर बनने से रोक रही है BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन, वहीं साथ में वो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन में भी रोल प्ले कर रही है। तो अगर BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन लॉस हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए इस जीन में, तो उसके रिजल्ट में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी इफेक्ट होगी। अगर एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन नहीं होगी दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि एक तो BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन जो इटसेल्फ है वो ट्यूमर को बनने से रोक रही है, उसका लॉस ऑफ फंक्शन जब होगा तो उसकी रिजल्ट में भी कैंसर होगा। दूसरा
एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन को भी वो कंट्रोल कर रही है, तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन भी नहीं हो सकेगी, जिसके रिजल्ट में डबल दी अमाउंट ऑफ mRNA प्रोड्यूस होगा, डबल दी अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है। वो प्रोटीन्स आगे फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होके सेल साइकिल कंट्रोल और ये सब जो जीन एक्सप्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में जो है वो कैंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कैंसर व्हेन नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन इज लॉस्ट, के इस जीन का BRCA1 ट्यूमर सप्रेसर जीन का जब लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में कैंसर कॉज हो सकता है। Okay, this is the paper which was published by the Mary F. Lyon. Okay, she has published her paper in Nature about the sex chromatin and the gene action in the mammalian X chromosome. I am only sharing the screenshot of the introductory paragraphs with you. Okay, now students, here we will discuss about the stem cells, because in the coming slides we are to discuss about the stem cells and cancer. पहले हम ये देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए या बैकग्राउंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपने ये टर्म सुनी होगी, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सेल्स बनते हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि अभी इनको ये आप ये कह लें कि असाइन नहीं किया गया कि ये लंग के सेल्स बनेंगे या लीवर के सेल्स बनेंगे या इंटेस्टाइन के सेल्स बनेंगे या किडनी के सेल्स बनेंगे, किस ऑर्गन के सेल्स बनेंगे, किस टिश्यू के सेल बनेंगे या ब्लड सेल्स बनेंगे, इनको ये असाइन नहीं किया गया। ये सिंपली सेल्स हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। देन टोटीपोटेंट का क्या मतलब है? टोटी मीन्स टोटल, टोटीपोटेंट मीन्स कि इनके अंदर ये, पोटेंट मीन्स पोटेंसी, तो इनके अंदर ये पोटेंसी है, ये किसी भी टाइप के सेल टाइप में डिवाइड हो आगे डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं आगे वो एक्टोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं, मीजोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं, एंडोडर्म की भी लाइन बना रहे हैं। इट मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और ये शायद आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म की लाइनिंग जो है ये टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इट मीन्स कि जो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं देन वो आगे फर्दर प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो एक्टोडर्म है उससे आगे फर्दर कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, मीजोडर्म से कौन कौन से बनते हैं और एंडोडर्म से कौन कौन से बनते हैं। जो एक्टोडर्म है वो उससे स्किन एंड नर्वस सिस्टम बनता है, जो मीजोडर्म है उससे जो है वो ब्लड सेल्स बनते हैं, और जो एंडोडर्म है उससे फिर इंटरनल ऑर्गन्स बनते हैं जैसे कि लंग्स, पेनक्रियास वगैरह। तो ये जो है मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मीन्स कि उनके अंदर लिमिटेड पोटेंसी होती है। लिमिटेड पोटेंसी मीन्स कि जैसे मीजोडर्म के सेल्स हैं तो उनके अंदर लिमिटेड पोटेंसी है कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि वो ब्लड सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं या हार्ट मसल्स के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। जो एक्टोडर्मल लाइनिंग के सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मीन्स कि वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, जैसे कि वो स्किन और नर्वस सिस्टम बना सकते हैं। तो वो उनकी जो पोटेंसी है दे आर मल्टीपोटेंट। लेकिन टोटीपोटेंट जो है वो किसी भी टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। प्लूरीपोटेंट जो है वो मैनी टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। मल्टीपोटेंट जो है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। तो स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल जो है वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है जो आगे जाके फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू अदर सेल टाइप्स। आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में टोटीपोटेंट स्टेम सेल से शुरू हुआ और उसके बाद आगे फर्दर लंग्स बन रहे हैं, पेनक्रियास, हार्ट मसल्स, ब्लड सेल्स, स्किन, न्यूरॉन्स और बहुत सारी तरह के और सेल्स और ऑर्गन्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो ये हमें ये शो कर रहा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो सेल्स होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन आगे फर्दर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टेम सेल की वो है सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल का क्या मीनिंग होता है कि एक तो आप देख रहे हैं कि ये जो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये डिफ्रेंशिएट होकर आगे फर्दर सेल टाइप्स बना रहा है, ठीक है। एक तो ये कि ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है,
एक जो है प्रॉपर्टी होती है वो है सेल्फ रीन्यूअल। सेल्फ रीन्यूअल का क्या मीनिंग है कि ये जो टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये डिवाइड होके या ये आगे जो है वो दोबारा से टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना दे। वो टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है वो दोबारा से डिवाइड होकर दोबारा से टोटिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना दे, उसको कहते हैं सेल्फ रीन्यूअल। तो स्टेम सेल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं लेकिन आगे जाके ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये सेल्फ रीन्यूअल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका कैंसर से क्या लिंक है।